नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम 5 शहर 5 खबरें। सबसे पहले खबर मैनपुरी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बेहद खास मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कवायद में जुट गए हैं और इसी क्रम में उन्होंने सैफई में प्रसपा चीफ शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रहीं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और बता दें कि अखिलेश ने परिवार में एकजुटता लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लाने के लिए वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के लिस्ट में प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव का नाम और अब अखिलेश की उनके साथ मुलाकात से यह पक्का हो गया है कि वह चाचा को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई है और अब समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। और इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, नेताजी और घर के बड़ों के अलावा मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। यह ट्वीट में उन्होंने लिखा। तो मैनपुरी उपचुनाव से पहले साथ लाने की कवायद अब शुरू हो गई है। चाचा शिवपाल सिंह यादव को डिंपल को लेकर चाचा शिवपाल यादव से आज मुलाकात की है अखिलेश यादव ने। सैफई में चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है अखिलेश यादव ने। स्टार प्रचारकों में भी चाचा शिवपाल का नाम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रखा था और उसके बाद अब आज ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। और इस मुलाकात की तस्वीरें भी खुद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट की है और उसमें उन्होंने लिखा है कि नेताजी और घर के बड़ों का आशीर्वाद साथ है। तो आज यह मुलाकात अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर चाचा का रुख क्या होगा। चाचा शिवपाल यादव क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर उनकी राह कोई और होगी, अलग राह होगी। लेकिन अब आज के मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि शिवपाल सिंह यादव भी डिंपल यादव के प्रचार में उतरेंगे और वो डिंपल यादव के लिए वोट मांगने की अपील भी करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे। और इसके साथ ही अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल जो फूट नजर आ रही थी सैफई परिवार में, सैफई कुनबे में, उस फूट को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो दरार थी उस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है और आज इसी कवायद के तहत अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज की मुलाकात अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की किस नजरिए से देखी जानी चाहिए, क्योंकि सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, अलग अलग चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उन चर्चाओं पर क्या आज इस मुलाकात के बाद विराम लगता नजर आ रहा है क्या? जी, आपको बता दें सैफई में एक बैठक आयोजित हुई है जिसमें शिवपाल जी से मिलने पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव और उनके बेटे आदित्य भी। चारों लोग बैठकर एक बैठक की गई है जिसमें 1 घंटे तक इस बैठक में चर्चा की गई है लोकसभा मैनपुरी सीट को कैसे जीता जाएगा। और शिवपाल सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है और उनसे कहा है कि अब जो भी चुनाव लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव को सभी बूथों को मजबूत करते हुए उनको जिताने के लिए संकल्प लिया गया है। ये बड़ा संकल्प लिया गया है। हमने पहले भी जिक्र किया कि जो सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों पर क्या विराम लगता नजर आ रहा है। शिवपाल यादव ने खुद अपील की अपने कार्यकर्ताओं से। आपने बताया कि वो अपील करते नजर आ रहे हैं डिंपल यादव के लिए कि एक साथ नजर आएंगे अब वो। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर और उठता नजर आ रहा है मुकेश कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल होने वाली है वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का इंतजार करती नजर आ रही थी कि कब समाजवादी पार्टी से अपनी राहों को अलग शिवपाल यादव करते हैं। चाचा भतीजों के बीच जो दरार पड़ी हुई थी वो आज खत्म हो गई है। लगभग 1 घंटे तक जो वार्ता हुई है उससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गई है बैठक को लेकर। बिल्कुल मुकेश, लेकिन आगे की तस्वीरों का अगर हम जिक्र करें, भविष्य की तस्वीरों का जिक्र करें, तो ये तस्वीरें क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं? विधान
विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे के बीच तकरार भी दिखी थी, कुछ जगह प्रचार भी नहीं कर पाए थे चाचा जी, और मैनपुरी में भी उनको लाया गया था मगर उतना उनका रोल नहीं दिखा। लेकिन लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से बहू को आज आशीर्वाद दिया है और लोकसभा सीट को जीतने के लिए बात कही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मुकेश। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी कि किस तरीके से चाचा शिवपाल यादव से अखिलेश यादव ने आज मुलाकात की और जो दरारें थी उनको पाटने का काम किया जा रहा था। और उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खतौली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, स्वतंत्र राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि खतौली उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बहन राजकुमारी सैनी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि दशकों से उनका सार्वजनिक जीवन है, लगातार वह जन सेवा कर रही हैं। खतौली विधानसभा का उपचुनाव कोई साधारण उपचुनाव नहीं, ये उपचुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, खतौली के लोग प्रदेश को दंगा मुक्त चाहते हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने खतौली को, मुजफ्फरनगर को दंगों की आग में झोंकने का काम किया। मित्रों, आज 3 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव, खतौली विधानसभा का चुनाव और रामपुर लोकसभा का चुनाव। 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में लगातार चुनाव जीतने का काम किया है। 14 पहले भी हमने बाहरी इस क्षेत्र में एक बाहरी विधायक देखा भाई, बाहर से आके बन गया था, आपने बनाया था खतौली वालों ने। 5 साल फरीदाबाद में टायर घिसते रहे, जूते घिसते रहे, तब कोई पाया नहीं था। फिर हमने गलती कर दी, एक इंपोर्टेड पीस हमने बना दिया। 5 साल फिर फरीदाबाद मीरापुर वाले ढूंढते फिरे। और भाई इनका देख लियो, कहां ढूंढोगे कहां नहीं ढूंढोगे। ये बाहर से आ जाए, पता नहीं क्या करना हमें, क्योंकि हमारी भी गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हेलीकॉप्टर उम्मीदवार उतारे, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं करता अगर दूसरे पार्टी नहीं करी। हमने भी हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार उतारे, लेकिन हेलीकॉप्टर उम्मीदवारों को आपने बहुत देख लिया होगा। विक्रम सिंह अपने गांव में मिले, किसी टाइम चले जाओ। नाम दाखिल करा है और हम जनता के बीच रहेंगे। जनता हमारे साथ है और हमेशा साथ ही रही। हमने तो भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही हम साथ है और साथ ही रहेंगे। पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? हाँ जी, मेरे पति ने विधायक जी चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। आपने? मैं गाँव के प्रधान रही। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव होगा इस समय, पहले प्रधानी आप लड़ चुके हैं, इस बार विधायकी का चुनाव होगा, तो कितना कड़ा मुकाबला सामने प्रतिद्वंदी के साथ मानते हैं आप? कड़ा से कड़ा मुकाबला सामना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हैं। आशुतोष, जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलने वाली है, और अभी आपने सुना कि किस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने भी ये बड़ा दावा किया है, क्या लगता है आपको? जी देखिए, अगर खतौली उपचुनाव की बात की जाए तो जहां मदन भैया को गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी जो पूर्व विधायक विक्रम सैनी थे, जिन्हें दंगों के दौरान जो उनका नाम है उसमें उनको सजा हुई है और उसी की वजह से सारा उपचुनाव जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो उनकी पत्नी को, राजकुमारी सैनी को, यहाँ से प्रत्याशी बनाकर उतारा है और आज उन्हीं का नामांकन जो है वो कलेक्ट्रेट में दाखिल किया गया है। बात करें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हो या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, लगातार जो है वो मदन भैया को लेकर कहीं ना कहीं गठबंधन पर जो है वो लगातार बिल्कुल आशुतोष, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि दरअसल बीजेपी और आरएलडी दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल है, क्योंकि जहां मुस्लिम, जाट और गुर्जर ये कॉम्बिनेशन करते हुए कहीं ना कहीं जाट समुदाय से मदन भैया को आरएलडी ने मैदान में उतारा है। क्या इस जो तिकड़ी जो समुदाय को जोड़ने का काम आरएलडी जो प्रयास कर रही है, इसको तोड़ पाएगी क्या बीजेपी? जी बिल्कुल, जिस तरह से मदन भैया को गठबंधन ने यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है और सीधा सीधा उन्होंने जाट, गुज्जर और मुस्लिम को लेकर यहाँ टारगेट बनाया है,
हालांकि अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में हम लोगों ने पहले भी 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, उससे पहले 14 की बात करें, तो चुनाव में हमने अधिकतर देखा है कि जो जाट और गुज्जर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय पर उनसे काफी अच्छा समर्थन जो है वो भाजपा को मिलता रहा है। देखना इस बार जरूर यह होगा कि जिस तरह से मदन भैया मैदान में है, तो इस बार क्या गठबंधन जो है वो इन वोट बैंकों को साधने में कामयाब रहेगा या भाजपा इनमें सेंधमारी कर पाएगी। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब चुनाव और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। और रुक करेंगे अब बिहार का। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज सुबह ही धावा बोल दिया है। यह छापेमारी समीर कुमार महासेठ के पटना वाले घर पर की गई। आपको बता दें कि उनका घर शिव शक्ति निवास है, जहां गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान इस टीम में एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 अफसर शामिल थे। सुबह 7 बजे ही आयकर विभाग की टीम ने समीर कुमार महासेठ के आवास पर दबिश दे दी और आईटी की इस छापेमारी पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि समीर महासेठ सामना करेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी नेता के यहां आईटी विभाग और ईडी का छापा नहीं पड़ा है। इनकम टैक्स की इस रेड पर जेडीयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि देश में विपक्ष विहीन राजनीति करने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो बीजेपी में है वैसे भी ईमानदार है और विपक्ष में सभी नेता चोर हैं। इस मंशा से बीजेपी काम कर रही है। महीना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में मशीनरियों का दुरुपयोग कर रही है। सामना वो करेंगे, वो बिजनेसमैन भी हैं, चीज़ों को साफ साफ रखेंगे। लेकिन इतनी तो बात तो तय है ना कि आज तक इतने दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी धरना सेठ के यहाँ आज तक इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। ये छापा सिर्फ विरोधी दलों के लिए ही ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनी शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रजनी, आईटी की छापेमारी, अब तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास पूरे मामले को लेकर? देखिए, लेटेस्ट ब्रेकिंग में आपको बता दूं कि जो आईटी की छापेमारी आज सुबह उद्योग मंत्री के घर पे हो रही थी, तो खबर अब ये आ रही है कि उद्योग मंत्री के साले उनके साथ रहते थे और उनके ही ठिकाने पर छापेमारी के लिए टीम गई थी और चूंकि उद्योग मंत्री के साथ उनके साला रहते थे, इस वजह से छापेमारी उद्योग मंत्री के घर पे हुई। हालांकि जो दस्तावेज इकट्ठे किए गए, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, जो ब्यौराएं ली गई, वो तमाम ब्यौरा उनके साले के लिए ली गई, ना कि उद्योग मंत्री के लिए। एक बड़ा खुलासा अभी सामने आया है। उद्योग मंत्री ने ही इस बात का खुलासा किया। उद्योग मंत्री का ये कहना था कि ये छापेमारी मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे साले के लिए थी और चूंकि मेरा साला पहले से ही वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों से जुड़ा हुआ था। दानापुर में ब्रिक्स की उनकी यहाँ पे ब्रिक्स की एक फैक्ट्री है और उसी के तहत ये तमाम जो छापेमारियां हुई थी, वही पे कुछ गड़बड़ियां हुई थी और उसी वजह से ये छापेमारी हुई थी। हालांकि आईटी डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी के बाद अब तक जो प्रेस रिलीज है वो जारी नहीं किया गया। वो प्रेस रिलीज जारी होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जो छापेमारी चली, इतनी लंबी छापेमारी चली, उसमें क्या कुछ सामने आया। क्या वाकई समीर महासेठ जो बात कह रहे हैं, उद्योग मंत्री जो दावा कर रहे हैं कि उनका नहीं, उनके साले के घर पे सच कुछ और है। लेकिन बताते चलो कि इस छापेमारी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार की ओर से केंद्र पर हमलावर हो गई है। तमाम सरकार की जो मंत्री, लेकिन रजनी, सवाल वही है कि देखिए, उद्योग मंत्री को पहले पता नहीं था कि दरअसल उनके लिए छापेमारी की गई है या फिर उनके साले के लिए। ये बिना पता हुए ही उन्होंने ताबड़तोड़ आरोपों का जो सिलसिला था वो लगातार नेताओं का जारी हो गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाने लगा कि दरअसल बीजेपी के इशारे पर सारा काम हो रहा है और अब ये बात कही जा रही है कि दरअसल उनके लिए नहीं, उनके साले के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें चलो कि चूंकि मंत्री की ओर से खुद स्पष्ट करने के बाद उप मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि ये जो छापेमारियां हो रही है वो 2024 के लिए की जा रही हैं और परेशान की जा रही है। तो परेशान किया जा रहा है सरकार को, राज्य सरकार को। तो ये वाकई मफल उड़ाने वाली बात है कि अगर खुद उद्योग मंत्री सामने आकर कह रहे कि ये छापेमारी उनके लिए नहीं बल्कि उनके साले के लिए की गई थी और ऐसे में जो सरकार पक्ष के लोग हैं, यानी जो केंद्र सरकार के विपक्ष में बैठे हैं, यानी राज्य सरकार के लोग हैं, वो लगातार इस बात
बात की दावेदारी करें कि ये तमाम जो छापेमारियां हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां जो छापेमारी करती हैं, ये तमाम छापेमारियां सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारे पर होती है और केंद्रीय एजेंसियों का अब कोई काम नहीं है। वो सिर्फ या तो बिहार हो, झारखंड हो, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ की सरकार को परेशान की जा रही है। ऐसा एलिगेशन लगाना अब सरकार की ओर से शुरू कर दिया है नेताओं ने, मंत्रियों ने। और इस बात का सबूत आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब खुद उद्योग मंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मेरे साले मेरे साथ रहते हैं और इस वजह से मेरे घर पे छापेमारियां हुई थी, मुझसे रिलेटेड कुछ नहीं था। उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखिए 2024 तक कितनी बौखलाहट मस्ती केंद्र सरकार में और इस तरह की छापेमारियां आए दिन लगातार जारी रहेगी। यानी कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं उनके अंदर इस बात का डर समा गया है कि इस तरह की छापेमारियां या फिर आय से अधिक संपत्ति हो या फिर तमाम जो मामले हो उनसे जुड़े जो इनके जो ब्यौरा है उन्हें खंगाले जाएंगे और उन्हें सामने और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रजनी हमारे साथ जुड़ी थी, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई जारी है और ऐसे में अब बिहार के भी सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। अब रुख करेंगे झारखंड का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए हैं और इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कर ईडी पर निशाना भी साधा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए था। सोरेन से ये पूछताछ कथित अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हो रही है। देश में यह शायद पहला मामला है जब प्रवर्तन निदेशालय किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रहा है और झारखंड के कथित अवैध खनन घोटाले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के 2 करीबियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम को समन भेजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए। आज उन्हें बुलाया गया था, उसके पहले हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम सारे आरोप लगाए, लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ ईडी का दफ्तर है और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की गहमा गहमी दिखाई पड़ती है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनसे तमाम अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ करके जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से राज्य में अवैध माइनिंग को लेकर सवाल किए गए हैं उसका जवाब उसके पास क्या हो सकता है। 3 अधिकारी दिल्ली से आए हुए हैं ईडी के और उन अधिकारियों की तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो पुराने मामले थे, खास करके जो उनके सहयोगियों को पकड़ा गया था इसकी टीम की तरफ से और उसके बाद से जो सुराग मिले थे उसके आधार पे मुख्यमंत्री का नाम किस तरीके से सामने आया है, कुछ साक्ष्य के आधार पे और कुछ बातचीत के आधार पे और कुछ मोबाइल कॉल के रिकॉर्ड के आधार पे, इन तीनों चीजों को साक्ष्य मानकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ फिलहाल पूछताछ चल रही है। लंबे समय से पूछताछ चल रही है। दिन के 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद से फिलहाल पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है ईडी की तरफ से कि आखिर जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है या क्या कुछ होकर सोचता है। जो साक्ष्य देखे गए हैं उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने क्या क्या जवाब दिया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर है ये पूछताछ के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से सवाल किए गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन से उन सवालों के क्या जवाब दिए हैं। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी सामने खड़ा हो रहा है राकेश की, जिस तरीके से गहमा गहमी आपने कहा कि देखने को मिल रही है, ऐसे में सियासी पारा झारखंड का चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जेएमएम की तरफ से तो लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल उन्हें परेशान किया जा रहा है। और आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे तो उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है, लेकिन उस दौरान उन्होंने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उन्होंने 1000 करोड़ का जो घोटाले का जो आरोप लगाया जा रहा है उसका जरूर जिक्र किया है। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए या उनके बातों का क्या मायने निकाले जाए कि भ्रष्टाचार जरूर हुआ है लेकिन कितने का हुआ है ये नहीं पता? देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार की जब हम चर्चा करते हैं तो भ्रष्टाचार के आंकड़े सीधे सीधे नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन जब जांच एजेंसियां काम करती हैं तब पता चलता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और कितने का गोलमाल किया गया है। इस मामले में भी कहीं ना कहीं ईडी की टीम ने जो तहकीकात की है, जिस तरीके से आधार बनाया है, 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का मामला दिखाया जा रहा है सिर्फ साहेबगंज के इलाके में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है। हो सकता है कि बातचीत के दौरान कुछ खुलासे होंगे, कुछ साक्ष्य मिले होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राज्य की राजनीति किस तरीके से तेज होती
की जा रही है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जेएमएम अब उनके कार्यकर्ता आंदोलन का रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ जो यूपीए की सरकार चल रही है, उनके तमाम विधायक एकजुट होते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि ईडी और केंद्र सरकार और बीजेपी जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है जिससे उनको अपदस्थ किया जाए, यानी कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं राजनीति तो तेज होती नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जब हम 1000 करोड़ की चर्चा करते हैं तो वो दिखता शुरू में नहीं है और आंकड़े, सरकारी आंकड़े सीधे सीधे सामने नहीं आते हैं कि 1000 करोड़ का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। तो कहीं न कहीं ईडी के पास से जो सुराग मिले हैं उसमें उसी सुराग के आधार पे आकलन किया गया है, तथ्यों का जुगाड़ किया गया है और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसको किस तरीके से पूछताछ के दौरान जानकारी ली जा सके। तो फिलहाल जांच का दौर चल रहा है और अभी पूरी बात कहना सही नहीं होगा कि आखिर कितने का घोटाला हुआ है, क्योंकि चार्जशीट जब दाखिल किया जाएगा और जब पूरी ईडी की तरफ से चार्जशीट दायर किया जाएगा उसके बाद से पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन से लोग शामिल हैं और कितने का घोल गालमेल किया गया है। तो अभी फिलहाल पूछताछ जारी है और राज्य की राजनीति तूफान पे है और अब जाकर आंदोलन के भी मूड में जेएमएम के कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं और बीजेपी बार बार कह रही है कि इस तरह की जांच अगर होती है तो जांच में सहयोग करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो ईडी की तरफ से जारी है और हेमंत सोरेन खुद ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान राहुल गांधी ने सावरकर की अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई है। राहुल ने कहा कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी दिखाते हुए उसकी आखिरी लाइन भी पढ़ी। राहुल ने कहा, सावरकर ने लिखा था, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, मैं बहुत क्लियर हूं। ये बात राहुल गांधी ने कहा है। और इस दौरान राहुल ने कहा है कि अगर सरकार को लग रहा है कि इस यात्रा से देश को नुकसान है तो उसे यात्रा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी बबीता रयाल हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई हैं। बबीता, जिस तरीके से अब सावरकर को लेकर के एक बार फिर से हंगामा बरपता नजर आ रहा है, एक तरफ बीजेपी उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मान देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये निशाना साधा, अब राजनीति को किस नजरिए से देखी जानी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि योगेश ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने वी.डी. सावरकर पर निशाना साधा हो, इन पर इस तरह के आरोप लगाए हो कि उन्होंने अंग्रेजों की मदद की है। उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है, वो भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक रैली के दौरान ही अपनी बात दोहराई थी। वहीं पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक माफीनामा भी पेश किया और कहा कि ये वी.डी. सावरकर का माफीनामा है जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया था और ये कहा था कि मैं अंग्रेजों को ये कहा था कि मैं आपका नौकर हूं और आप मुझे जब, क्योंकि ये उस दौरान हुआ था जब वो अंडमान में जेल में थे, 2 से 3 साल तक वो जेल काट रहे थे और उस दौरान उन्होंने माफीनामा लिखा था और उन्होंने कहा था कि मैं आपका नौकर हूं और मुझे जो है माफीनामा दिया जो है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी, तो उसी दौरान ये सब चीजें हुई थी। तो इसके बाद जो है लगातार राहुल गांधी उन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सभी को धोखा दिया है, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो या फिर पटेल हो, उन्होंने उस समय के सभी बड़े नेताओं को धोखा दिया है, कांग्रेस को धोखा दिया है। तो इस तरह के उन्होंने जो है बातें कही हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि विसाख में एक
रैली निकल रही थी मंगलवार के दिन पे, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के प्रतीक है, और साथ ही उन्होंने इस बारे में भी कहा था कि सावरकर ने एक किताब लिखी थी और ये किताब उनकी खुद की लिखी हुई थी, और कहा था उन्होंने उसमें अपने बहादुरी की बातें कही थी। तो इस तरह से उन्होंने इस पर भी बीजेपी पर निशाना साधा, आरएसएस पर निशाना साधा, और अब इस पर एक तरह का संग्राम शुरू हो गया है योगेश, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है कि सावरकर को लेकर, क्योंकि आपने जिस तरह से पहले भी बताया है कि सावरकर को लेकर वो हमेशा एक सम्मानित शब्द यूज करते आए हैं, चाहे वो रैली के दौरान हो, चाहे वो किसी भी दौरान हो, सावरकर को एक सम्मान की नजर से देखते हैं। वहीं पर अब राहुल गांधी ने जिस तरह से उन्हें एक तरह से नौकर बता दिया और ये कहा है कि वो उनसे उन्होंने धोखा किया है, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो पटेल हो या फिर नेहरू हो, उन सभी से धोखा गया है, पूरे देश से उन्होंने धोखा किया है। तो इसके बाद जो अब राजनीति भी गर्मा गई है, अब लगातार जो है फडणवीस की तरफ से, बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता दूं कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने जो भी अपना बयान दिया है वो उसकी निंदा करते हैं और वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी की तरफ से ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए इस तरह के शब्द यूज किए गए हैं, वो इसकी निंदा करते हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि जो सावरकर के जो पोते हैं रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी बिल्कुल ये कहा जा सकता है अब सावरकर को लेकर के वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। बबीता हमारे साथ जुड़ी थी, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब एक बार फिर से सावरकर के नाम को लेकर के सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।